रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे जी कि मैं एक वीडियो अपलोड करने के बाद कहाँ गायब हो गई थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जी ईद थी, तो ईद की मसरूफियात में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ईद से याद आया जी, आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि जी आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। चलें जी, आज हम इस ऑफिशियल चैनल पे जिसका नाम हमने अकाउंटिंग असिस्टेंट रखा है, उस पे हम आप अपने सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं या शुरुआत करते हैं जी आईकॉम की क्लास से, फर्स्ट ईयर से। और आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपना पहला लेक्चर। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ जी कि ये लेक्चर किस क्लास के लिए है और इसका कौन सा टॉपिक है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जी कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे जी फ्रॉम द चैप्टर 1। आईकॉम की क्लास है, फर्स्ट ईयर की, और सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग। हमारा आज का टॉपिक होगा जी चैप्टर 1 से, एंड टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। इसकी कह लें जी लैंग्वेज या सॉरी इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम ये देखेंगे जी कि बैकग्राउंड क्या है, अकाउंटिंग होती क्या है। जी मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता। नॉर्मली लोग ये कहते हैं जी जिसको कुछ नहीं आता या जिसको कुछ नहीं करना होता वो आईकॉम कर लेता है या अकाउंटिंग कर लेता है, या इट इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। ये हमारे बड़ों का कहना है। असल बात यह है जी, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक तक हमारे कोर्स में या हमारे निसाब में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो अकाउंटिंग से मिलता जुलता हो। हाँ, इसमें कैलकुलेशंस को आप कह सकते हैं जी कि जिसको मैथ्स आता है उसको कैलकुलेशंस तो आ सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कोर्स सब्जेक्ट नहीं होता जो कि कवर कर सके आपकी अकाउंटिंग को, या अकाउंटिंग में वो हम कवर करें। एग्जाम्पल देती हूँ जी, जैसे कि हम 2-3 क्लास से लेके बच्चे को साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में वो क्या पढ़ता है जी, आपकी ज़ूलॉजी भी आ जाती है, उसी में बॉटनी भी आ जाती है। मुझे याद है 8th क्लास में जब हमने साइंस की बुक पढ़ी थी तो उसमें अमीबा भी पढ़ा था, क्लेमेडोमोनास भी पढ़ा था, उसमें हमने कॉर्निवोर्स भी पढ़े थे, हर्बीवोर्स भी पढ़े थे, उसमें आपका क्लाइमेट चेंज आ जाते हैं। यानी ओवरऑल आपकी जो साइंस की आगे ब्रांचेस जाती हैं फर्दर, वो आपने कहीं ना कहीं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा होता है मैट्रिक तक। बट अनफॉर्चुनेटली अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैट्रिक तक किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया होता, या इससे रेलेवेंट कोई भी कोर्स हमारे मैट्रिक तक शामिल नहीं है। सो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है जी कि अकाउंटिंग है क्या असल में, या हम ये क्यों पढ़ते हैं, या इसका क्या पर्पस है। आम लोगों की ज़ुबान में अकाउंटिंग सिर्फ एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जी, आम लोगों की ज़ुबान में जिनको अकाउंटिंग का नहीं पता। और मैंने वही स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए हैं जी। पेरेंट्स की कोशिश होती है जी हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है जी, और वो कहते हैं जी बेटा एफएससी कर लो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लो, आईसीएस कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को डीमोटिवेट भी करेंगे तो वो कहते हैं जी बेटा आईसीएस कर लो। लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी बच्चे के पेरेंट्स उसको इनकरेज करें कि बेटा एफए पढ़ लो या आईकॉम कर लो। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। एट द टाइम जब या फॉर द टाइम बीइंग जब मेरा कह लें जी इंटरमीडिएट में एडमिशन जाना था, उस टाइम मेरे घर में भी ये सिचुएशन थी जी, और ये पूछा गया था जी कि आप क्या करना चाहती हैं। आई वॉज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। मुझे हर बंदे ने यह कहा, या मेरे घर वालों ने, ये रिश्तेदारों ने ये कहा जी आईसीएस कर लो। आई वॉज ऑफ द पॉइंट कि मुझे आईकॉम करना है। एट दैट टाइम ये कह लें जी इनिशियल स्टेजेस पे था, तब आईकॉम बिल्कुल 1-2 साल हुए थे इसको इंट्रोड्यूस हुए इस डिग्री को। तो सब रिश्तेदारों ने ये कहा जी लो, जो कोई नहीं करता वो आईकॉम कर लेता है या कॉमर्स और अकाउंटिंग की फील्ड में चला जाता है। बट आई वॉज ऑफ द पॉइंट कि जी कुछ नया करना है ज़िंदगी में तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। एंड एट दैट टाइम ओनली माई फादर वॉज द वन जो इनकरेजिंग थे, और उनका एक डायलॉग था जी कि बेटा पढ़ना आपने है, मैंने नहीं। यू हैव टू सर्वाइव। जो चीज़ आप खुशी से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, वही आपको समझ आएंगे। ये तो जी एक छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर कि आप अपनी ज़िंदगी में वो करें, वो बने जो आप बनना चाहते हैं। डोंट फोर्स योर चिल्ड्रंस या डोंट फोर्स योर सेल्फ कि हम अब ठीक है, कुछ बच्चों का ख्वाब होता है कि जी जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं,
लेकिन आप अपने बच्चे को फिर वो एटमॉस्फेयर दें, वो एनवायरनमेंट दें कि वो आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सके। चलें जी, अब आ जाते हैं हम, ये तो था जनरल पर्सपेक्टिव अकाउंटिंग और कॉमर्स के बारे में या बिज़नेस की फील्ड के बारे में जी, कि माँ बाप कहते हैं जी जिसको कुछ नहीं आता वो ये करना शुरू कर देता है, कि जी लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान फील्ड है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत मुश्किल है, बट अब बताती हूँ जी। आपके अकाउंटेंट्स या आपके बिजनेसमैन कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू देम अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ किसकी लैंग्वेज है जी? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी वो ज़ुबान जो कारोबार बोलता है, जिससे कारोबार आपको समझाता है, उसको हम बिजनेस अकाउंटिंग कहते हैं। अब सियाने ये कहते हैं जी, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पूछेंगे या उनके जहन में ये क्वेश्चन होगा जी कि व्हाट इज़ बिजनेस, कारोबार क्या है। तो उसको समझने के लिए हम ये देखते हैं जी, उसकी डेफिनेशन में वो कहता है जी, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, यानी ऐसी कोई भी सरगर्मी जिसको करने का मकसद नफ़ा कमाना है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ठीक है जी, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। इनमें से किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी सरगर्मी का मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता। लेकिन जब हम चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं, चीज़ें बनाते हैं, आगे किसी और को सर्व करते हैं, या बनी बनाई चीज़ें ख़रीद के बेचते हैं, तब हमारा पर्पज़ क्या होता है? नफ़ा कमाना। 1 रुपए की चीज़ बना के आप 2 रुपए में बेच रहे हैं, आपका मकसद क्या है जी? नफ़ा कमाना। नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कभी ये नहीं देखते जी कि आज नहीं नमाज़ पढ़ूंगा, वो और बात है जी। हमारे कॉन्सेप्ट हैं जी कि अल्लाह ताला रिस्क में बरकत डालता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जी आज की नमाज़ पढ़ो 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है जी। तो एनी लीगल एक्टिविटी, और दूसरा उसका कौन सा मेन एस्पेक्ट है जी? लीगल होना चाहिए। एक तो एक्टिविटी हो, यानी कोई ना कोई काम हो, लेकिन वो क्या हो? लीगल हो, आपके कानून ने उसकी इजाज़त दी हो। एक्टिविटी चर्स बेचना, एफ्यूम बेचना भी इज़ एन एक्टिविटी। दे आर कंसिडर्ड एज बिजनेस बट दे आर नॉट लीगल बिजनेसेस। तो उसने कहा जी ऐसी एक्टिविटीज़ जो लीगल होंगी, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ undertaken for the purpose of earning, क्या है उसका मकसद? प्रॉफिट। अब आप ये सोच रहे होंगे जी कि मैं इंग्लिश में क्यों लिख रही हूँ, तो इसकी भी एक रीज़न ये है जी कि आपके मैट्रिक के बाद आपको आईकॉम की 2 ऑप्शंस दी जाती हैं, उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी, देखिए उर्दू मीडियम पढ़ना इज़ नॉट बैड, मैं ख़ुद उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आपको आगे जाके फर्दर स्टडीज़ में या हायर स्टडीज़ करते हुए जब BS या बैचलर्स लेवल पे आपका एडमिशन होता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या BCom में या कोई भी आपकी BP यानी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट, तो वहाँ आप सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं बेटा। सो यू हैव टू ट्राई कि आप मैट्रिक के बाद, मैं ये नहीं कहती कि हर बंदा अंग्रेज़ बन जाए, हमारी मदर लैंग्वेज या कह लें जी हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, वी आर प्राउड ऑफ इट, लेकिन वक्त के साथ साथ ख़ुद को ग्रूम करना सीखें। इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन, तो आप ये सोचें कि जी आपने बिजनेसमैन बनने के बाद या अकाउंटेंट बनने के बाद या कह लें जी HR मैनेजर बनने के बाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहना, हो सकता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में मिले। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, आपको अपने आप को तैयार करना है जी बाहर की दुनिया के लिए। खुद को उसके रंग में न डालें, लेकिन उनमें रह के अपना कल्चर प्रमोट करना सीखें, इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही आप काफिर हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, बट यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सो मेक श्योर या कोशिश करें एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहती हर बच्चा पढ़े, हाँ कुछ को आसान लगता है अडॉप्ट करना उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम, कुछ को थोड़ा मुश्किल लगता है। सो शुरू करें इंटर लेवल से, यानी तब आप मतलब कहना उर्दू मीडियम से स्विच करें इंग्लिश मीडियम में, 1 हफ़्ता लगेगा, 2 हफ़्ता लगेगा, आपके पास पूरा साल होता है मेरा बेटा। सो आप उस पूरे साल में ख़ुद को ग्रूम कर सकते हैं, बल्कि 2 साल लगेंगे। लेकिन जब आप BS लेवल पे जाके अचानक से शिफ्ट करेंगे या स्विच करेंगे, वहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो मेरा बेटा 4 माह में आप या तो इंग्लिश सीखेंगे
यानी उन अल्फाज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सो कोशिश करें कि वो 2 साल अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाएं कि आपको एटलीस्ट इंग्लिश अच्छी तरह से समझ आ जाए, हर सब्जेक्ट के वर्ड समझ में आ जाए। उर्दू में ये बहुत आसान है जी। ऐसी मुआशी सरगर्मी जिसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना है, इसी लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये बन गया जी, यानी लीगल एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ले जी, ये तो है आम अकाउंटेंट की ज़ुबान में या आम बिजनेसमैन की ज़ुबान में कि ऐसी सरगर्मी जिसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना है वो कारोबार है, और उस कारोबार की ज़ुबान क्या है? अकाउंटिंग। अब वो कहता है जी उसकी ज़ुबान कैसे है? हमारी ज़ुबान उर्दू है, मैं यहाँ लेक्चर देने आई हूँ, 2 ज़ुबानें हम लोगों को समझ आ रही हैं या हमारे लिए काबिल फ़हम है, वो है उर्दू और अंग्रेज़ी या इंग्लिश। मैं यहाँ उर्दू और इंग्लिश में लेक्चर दूँगी, 100% लोगों को जो उर्दू समझ सकते हैं उर्दू का लेक्चर समझ आ जाएगा, कुछ लोगों को इंग्लिश 50% लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ आके उर्दू और इंग्लिश वाली ऑडियंस को पंजाबी या फ़ारसी में लेक्चर दे जाऊँ या अरबी में लेक्चर दे जाऊँ तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अपने ख्यालात के तबादले का नाम है जी लैंग्वेज इसका। तो वो कहता है जी कारोबार की ज़ुबान कैसे है? उसने कहा जी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशी होती है, कुछ गम होते हैं, कुछ आसानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ उसके लिए ख़तरे होते हैं, कुछ उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको वो अवेल करके अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है। कहता है जी बिल्कुल इसी तरह आपके कारोबार की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ आसानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, कुछ उसकी ताकत होगी, कोई चीज़ उसकी कमज़ोरी होगी। तो कारोबार को अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, सारी अपॉर्चुनिटी समझाने के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है या जो वो इस्तेमाल करता है अपने मालिक के लिए, वो अकाउंटिंग कहलाती है। अब चलते हैं जिसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ और हम देखते हैं जी कि ये अपनी ज़ुबान में हमें किस तरीके से समझाता है और क्या क्या समझाता है। ओके जी, आई विल यूज़ दिस कलर ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो। कहता है जी अकाउंटिंग इज़ एन, अब पहले मैं पूरी लिखूंगी ये डेफिनेशन, उसके बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से वो 4 या 5 की पॉइंट्स हैं जिनको समझना इस डेफिनेशन में ज़रूरी है। फिर जब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। जो कहता है जी अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing of ठीक है जी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स फॉर अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब ये है जिसकी ब्रीफ डेफिनेशन। उसने कहा जी अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing of financial events for a financial character and interpreting the results thereof। अब वो कहता है जी इस डेफिनेशन में आपके पास 4 से 5 कीवर्ड्स हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिनको समझने के बाद हमें पता चलेगा जी कि ये डेफिनेशन थी क्या। ठीक है जी, वो 4 से 5 की पॉइंट्स क्या हैं जी। सबसे पहले तो आर्ट क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, ये आर्ट का वर्ड है जी। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग को समझना है, क्लासीफाइंग को समझना है, समराइजिंग को समझना है, व्हाट आर दी फाइनेंशियल इवेंट्स, वो क्या होते हैं जी, फाइनेंशियल करेक्टर क्या चीज़ है, एंड इंटरप्रेटिंग क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी जी इन सारी चीज़ों को बारी बारी विद दिस रेड मार्कर ताकि हमें ये चीज़ें पता लग जाए। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ आर्ट, कि ये आर्ट क्यों है।
सेकंड वन है जी रिकॉर्डिंग, फिर है क्लासिफाइंग। अच्छा, अब इन चीज़ों की तरतीब यही रहेगी, पहले रिकॉर्डिंग आएगा, फिर क्लासिफाइंग आएगा, उसके बाद समराइजिंग आएगा, और फिर आएगा इंटरप्रेटिंग। इसके बाद दो और चीज़ें थी जी, एक आपका फाइनेंशियल इवेंट और दूसरा है आपका फाइनेंशियल करेक्टर। अब सबसे पहले जी आर्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था जी छोटे होते, साइंस यानी इल्म और फ़न में फ़र्क, उर्दू में कहें तो साइंस में हमने कभी पढ़ा था जी बहुत छोटे होते हुए, आई वाज इन 4th और 5th क्लास, जब हमने इल्म और फ़न में फ़र्क समझा था जी, तो वो तो मुझे नहीं याद, बट नाउ आई नो द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स। साइंस में क्या होता है जी, साइंस में आपने कोई ना कोई नई थ्योरी पेश करनी होती है जी, कोई ना कोई नया मफरूज़ा कायम करना होता है, ठीक है जी। आपने कोई अजम्पशंस लेनी होती हैं और उनको बाद में अपनी तजुर्बात की मदद से, या वो जो भी कहते हैं जी आपके मुशाहिदात, तजुर्बात और जो भी आपकी लेबॉर्ट्री में काम होते हैं, उससे उस मफरूज़े को सच या झूठ साबित करना होता है, या सही या गलत करना होता है। आर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आर्ट में ये क्या होता है जी, आप पहले से मौजूद जो थेरीज हैं उन्हीं को अप्लाई करते हैं। ये तो चलना ही काम छोड़ गया, उसने कहा है जी पहले से जो मौजूद कवानीन को ही लागू किया जाता है, ठीक है जी। आर्ट्स में होता है पहले से मौजूद कवानीन को ही लागू किया जाता है, यानी अप्लाई किया जाता है, कोई नई थ्योरी नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी जो 4 स्टेजेस हैं इनको मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। हमारी एक शू की दुकान है, साथ ही हमारी फैक्ट्री भी है। हमने क्या किया जी, रोज़ माल ख़रीदते हैं, रोज़ माल फैक्ट्री से अपने आउटलेट पर लाते हैं और रोज़ ही वो बेचते हैं। हमारे पास फैक्ट्री से माल लाने की रसीदें भी हैं, यानी माल ख़रीदने की रसीदें भी हैं और माल बेचने की भी हैं। आपको याद होगा जी, जब भी हम दुकान पे जाते हैं 2 बिल बनते हैं। आम ज़ुबान में कहूँ तो एक कच्चा बिल होता है, एक पक्का बिल, मतलब एक उसकी कॉपी होती है। हमेशा दुकानदार वो ओरिजिनल वाला बिल अपने पास रखता है और कॉपी आपको देता है। क्यों? क्योंकि वो जो ओरिजिनल बिल है वो उसने अपने रिकॉर्ड में रखना होता है। तो उसने कहा जी सपोज़ हमारी एक दुकान थी, हमने क्या किया जी, हमने उसके बिल्स जो थे वो रिकॉर्ड करते गए, ख़रीदने के भी चीज़ें और बेचने के भी। हमने साल में महीने के, साल के, 6 महीने के, जब के भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या अकाउंटिंग जितनी देर के लिए भी कर रहे हैं, हमने क्या किया जी 6 माह के सपोज़ बिल्स ख़रीदने के भी और बेचने के भी इकट्ठे करके अपने रिकॉर्ड्स में रख लिए। हमने कहा जी वो 6 माह के जो ख़रीदो फ़रोख्त के बिल थे, यानी सेल के बिल और परचेज़ के बिल, कितने के हैं? सपोज़ 5 लाख के। उसने ये कहा मैंने चीज़ें ख़रीदी भी हैं, बेची भी हैं, सारे बिल मिला के 5 लाख के हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्लासीफाई में वो क्या करेगा जी, अब वो ये कहता है जी क्लासिफिकेशन कहते हैं जी किसी भी चीज़ को ख़ास या किसी भी ख़ास खसूसियात की या मखसूस कह लें जी रिवायात की बुनियाद पर अलग-अलग करना। जिस तरह हम साइंस में करते थे जी, क्लासिफिकेशन की जाती थी स्पीशीज़ की, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उनको डिफरेंट क्लासेस में कर दिया जाता है। हम यहाँ क्या करेंगे जी, इस एग्जांपल में वो कहता है जी आपने जितने ख़रीदे हैं, यानी जितने परचेज़ किए थे वो अलहदा कर दें और जितने आपने बेचे हैं उसकी अलहदा से बना दें। मैंने कहा जी ठीक है, मेरे पास 5 लाख के बिल थे, सपोज़ सेल के 50 थे और परचेज़ के 100 बिल अलहदा थे, यानी टोटल 150 पर्चियाँ थी। अब वो कहता है जी ये ख़रीदने वाली 100 अलहदा कर दें और ये 50 वाली अलहदा कर दें, ठीक है जी। समराइजिंग में वो क्या करता है जी, परचेज़ के 100 बिलों की जितनी वैल्यू है, सपोज़ वो बनी है, यानी आपने जितने का माल ख़रीदा है उसकी वैल्यू है सपोज़ 100 बिलों की 2 लाख रुपए, यानी आपने 2 लाख रुपए के ख़रीदे हैं और 50 जो बिल हैं उनका टोटल करें। समराइज़ का मतलब होता है जी ऐड करना या इसका टोटल सम निकालना। तो हमने कहा जी 2 लाख की चीज़ें ख़रीदी हैं, 3 लाख में बेच दी हैं। इंटरप्रेटिंग में वो ये कहेगा जी अब बता दें कि आपने टोटल कितना ख़रीदा, कितना बेचा और उसके बदले में आपको मुनाफा हो रहा है या
नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, यानी जब आपने इंटरप्रेट करना है और उसके बाद ये बता देना है जी ये नफ़ा किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, यानी इंटरप्रेटिंग में आपने इन तमाम चीज़ों का ओवरऑल क्या करना है जी, एनालिसिस यानी जायज़ा लेके अपने रिजल्ट्स बता देने हैं जी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब वो कहते हैं जी ये दो वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं। फाइनेंशियल इवेंट का मतलब है जी वो तमाम वाक़यात जिनको पैसों में कन्वर्ट या मेजर किया जा सकता है। हम खाना रोज़ खाते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, यानी हमारी भूख, हम घर जाके कभी भी ये नहीं कहते जी अम्मी अम्मी खाना दे दे, 100 रुपये की भूख लगी है। ठीक है, तो ऐसा इवेंट या ऐसा काम, इवेंट कहते हैं जी किसी भी काम का होना या किसी भी वाक्य का रोनुमा होना। ठीक है जी, तो उसने कहा जी ऐसे वाक़यात जिनको पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है वो आपके कौन से कहलाते हैं, फाइनेंशियल इवेंट। जिनको पैसों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो आपके नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स कहलाते हैं। तो उसने कहा जी अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो वाक़यात रिकॉर्ड करने हैं जिनका ताल्लुक़ पैसों से होगा या जिनमें पैसा इन्वॉल्व होगा। हम घर जाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल इवेंट, हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही खाना हमने रेस्टोरेंट में जाके खाया, उसके बदले पैसे दिए, बिल दिया, तो वो हमारा फाइनेंशियल इवेंट बन गया। ठीक है जी, फाइनेंशियल करेक्टर कहता है जी, फाइनेंशियल करेक्टर से मुराद ये है जी आपका ड्यूरेशन, आपका वो टाइम पीरियड, यानी आपने कितनी देर के लिए अपने खाते, या वो जो आपकी दुकानदार अपना रजिस्टर मेंटेन करता है वो 6 महीने बाद देखेगा कि लोगों से उधार वापस लेना है, साल बाद देखेगा, 3 महीने बाद देखेगा, या कितने टाइम पीरियड के लिए। तो उसने कहा जी ये जो फाइनेंशियल करेक्टर है ये हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। अगर आपने ये कहा जी हम 1 साल के लिए खाते तैयार कर रहे हैं तो वो हर साल बाद ही बनेगा। अब उस साल के शुरू होने का टाइम क्या हो सकता है जी, 1 जनवरी या 1 जनवरी से लेके या तो 31 दिसंबर। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है जी, 1 अप्रैल से शुरू कर लें वो साल और कहाँ तक ले जाएं, 31 मार्च तक। यानी डेट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी कि आप अपना अकाउंटिंग ईयर कब डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, बैंक्स में हमेशा अकाउंटिंग ईयर या ये फाइनेंशियल करेक्टर 6 माह का होता है, यानी हर 6 माह बाद वो अपने अकाउंट्स को दोबारा प्रिपेयर करते हैं। ये थे जी वो 6 से 7 पॉइंट जो हमें समझना ज़रूरी थे इस डेफिनेशन के लिए। अब आ जाएं जी इस डेफिनेशन पे। तो वो कहता है जी अकाउंटिंग एक ऐसा फ़न है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, यानी सिर्फ उन वाक़यात को जिनका ताल्लुक़ या जो कन्वर्टेबल हैं इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर अ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, चाहे 6 माह हो, चाहे 3 माह हो, चाहे साल हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी जब वो प्रिपेयर कर ली हैं अकाउंट्स तो उनका रिजल्ट भी हमने देना है या उनका तज्जिया करके भी हमने बताना है जी कि हमें कारोबार में नफ़ा हो रहा है या नुकसान। ये था जी हमारा पहला आज का कह ले टॉपिक, यह हमारा इंट्रोडक्शन था ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 में। सबसे पहले यही टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया जाता है जी। बुक वही होगी जो आपके कॉलेज वाले लगवाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक्सेप्टेबल है वो एक ही बुक है, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं जी। आई डोंट थिंक सो कि ऑथर का नाम लेना यहाँ पे अलाउड है या नहीं, बट मैं नहीं लूँगी। सो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें ताकि मैं उनको वहाँ पे रेफ़र कर दूँ बुक। ठीक है जी, क्योंकि ऑथर का नाम, आप वैसे उर्दू बाज़ार जाएंगे या किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग की एक ही ऑथर की बुक मिलेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी आने वाले नए लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंचने से मिस ना हो, यानी आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।